नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फोरम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेशन में लेकर आया हूं। नाम मेरा आप लोग जानते ही हैं, मैं टॉपर्स फोरम से जुड़ा हुआ हूं और सुबोध कुमार निगम मेरा नाम है और मैं रीजनिंग सब्जेक्ट देखता हूं, और जो कि हर एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग पूछी जा रही है, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में रीजनिंग आती ही आती है। ठीक है, कुछ कॉमन टॉपिक हैं या कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश या हिंदी में कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, जीएस है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपकी मैथ्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, इंग्लिश भी इन्वॉल्व हो जाती है कि नहीं, और हिंदी है, जीएस है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो रीजनिंग का मतलब क्या है, नॉर्मल सी बात है कि आपकी बुद्धि क्षमता या तार्किक क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप उसमें बैठ रहे हैं। ठीक है, कि हाँ व्यक्ति का बॉय है या गर्ल है, ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम में आ रहा है तो उसका मेंटल लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो बेसिकली यूपीएसआई के सेशन को ध्यान में रखते हुए, और इसको बस ये मत समझिएगा कि हाँ अगर हमने यूपीएसआई अगर लिखा हुआ है तो केवल इसी तक फोकस रहना है। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, कई ऐसे एनालिसिस निकल के आए हैं कि पता चला कोई एग्ज़ाम हुआ, उसी पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन किसी दूसरे एग्ज़ाम में आ गया। तो ये सेशन अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ रीजनिंग आ रही है तो ये सारे सेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये कंटेंट जो है बहुत ही ऐसे क्वेश्चन में लाया हूँ जो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। आज के सेशन में मैं स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूँ तो क्वेश्चन है, ठीक है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो हाँ एक चीज़ है समझिएगा विश्वास के साथ कि टॉपर्स फोरम से अगर आप जुड़े हैं तो आपका संकल्प हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप वाकई में टॉपर्स फोरम से जुड़े हुए हैं, टॉपर्स फोरम से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन सेशन भी हमारे आते रहते हैं, हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गया है ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से। ठीक है, पहले भी था, उसको हम लोगों ने फिर से रिवाइव किया है, नई चीज़ों के साथ आपके सामने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। टॉपर्स फोरम की कहानी है क्या है, सफलता की निश्चित गारंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं, एक अच्छा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास रहा है जिसमें बच्चों ने यहाँ पे मेहनत करी और एक अच्छी जगह सिलेक्शन लेके गए हैं। फिर वो चाहे यूपीएसआई हो, पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, आरओ की वैकेंसी होती हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो अच्छी जगह सिलेक्शन लेके गए हैं। ठीक है, तो हमें भी अच्छा लगता है, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का कंटेंट हमने कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत है कि नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन कर रखी हैं तो समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर का है। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली हर कोई जानता है कि ऐसे क्या करना होता है। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी सेशन अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन को मतलब वीडियो चलते चलते वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अपनी तरफ से आप ऑप्शन निकालिए, उसके बाद फिर वीडियो को चलाइएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं सही है। ठीक है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं चाहूँगा कि जो लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सच्चे दिल से तो उनका आंसर ज़रूर सही निकले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहा यह गया PQRST 5 लोग हैं, ठीक है, जिन्हें किसी दिन बोलना है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यह इसी क्रम में हो आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दी जाती हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। आर ना तो पहला और ना ही अंतिम वक्ता है। अब मेन चीज, अगर 5 लोग हैं तो यानी कि कोई पहला व्यक्ति होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा, कोई तीसरा, कोई चौथा और कोई पांचवा। ठीक है, इस तरह से हर कोई अलग अलग दिन बोल रहा है। वो दिन कोई भी होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी होगा। तो कहा गया आर जो है वो पहले और अंतिम वक्ता नहीं, यानी आर स्टार्टिंग में भी नहीं आएगा, आर अंतिम में भी नहीं आएगा, आर कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। एस के बाद 3 वक्ता हैं। ओके, अब ये समझिएगा, एस के बाद 3 वक्ता। तो एक काम ये करते हैं कि
कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो ऐसे ना बनाओ, कुछ ऐसा बना लेते हैं कि अगर कहा गया है एस के बाद 3 वक्ता हैं, यानी कि अगर हम एस को बना रहे हैं तो एस के बाद कितने वक्ता हैं? 3 है, ठीक है, वो 3 कोई भी होंगे। टी के पहले 3 वक्ता हैं। अब ये समझिएगा 5 लोग हैं तो यानी 1 2 3, चौथा आर हो गया, पांचवा कौन? एक जगह यहां खाली होगी, तो 5 लोग हो गए, ठीक है। और कहा गया टी के पहले कितने वक्ता हैं? 3 वक्ता हैं, ठीक है। अब टी के पहले अगर 3 वक्ता हैं तो टी को हम कहां रख सकते हैं? तो अगर पहले 3 यानी 1 2 3 यानी टी यहां आ जाएगा, है कि नहीं? तो एस के बाद 3 व्यक्ति बोलेंगे और टी के पहले 3 व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है। तो एस और टी की पोजीशन कुछ ऐसे निकलेगी। आगे क्या कहा गया है? और एक चीज हमें ये पता है कि एक चीज पता क्या है कि आर जो है वो ना पहले है और ना आखिरी में है। ये चीज पहले ही बता दी गई है कि आर ना तो पहला है और ना ही अंतिम है। तो जब आर पहला भी नहीं है अंतिम में नहीं, तो ध्यान दीजिएगा आर की जगह कहां आ रही है? यहां आ रही है। अब यहां पे और यहां पे क्या आएगा? क्वेश्चन में कहा गया यदि पी क्यू के बाद बोलता है, ठीक है, पी क्यू के बाद है, तो अगर बाद में तो आप ध्यान दीजिए कि केवल 2 जगह खाली पड़ी हैं, ठीक है। अब केवल अगर 2 जगह खाली पड़ी हैं तो पी या तो यहां और क्यू यहां, या क्यू यहां तो पी यहां, ठीक है। तो पी क्यू के बाद है, तो अगर पी क्यू के बाद है यानी यहां पे आएगा क्यू, और पी क्यू के बाद में है यानी कि यहां पी। अब यहां पे एक बात समझ में आनी चाहिए कि पी क्यू के बाद है तो कई बार ऐसा होता है कि हम इमीडिएट नेक्स्ट मान लेते हैं, लेकिन जब यहां पे हमको पता है कि एस की पोजीशन फिक्स है, टी की पोजीशन फिक्स है, आर की पोजीशन फिक्स हो गई है, तो पी क्यू के बाद यानी कि किसी बाद वाले दिन कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंतिम वक्ता कौन है? तो अंतिम वक्ता कौन है? पी है। ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ, आइडेंटिफाई दी ऑड नंबर। अब यहां पे क्वेश्चन के ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर क्या होगा। 144 ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है कि नहीं? 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256। 288 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो यही क्या है? ऑड वन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन यानी कि एक ऐसी संख्या जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद है तो आप इस तरह क्वेश्चन आसानी से जल्दी से कर पाएंगे, नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या है? समानता यानी कि इक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो क्या होगा? तो कहा गया है मांस शाकाहारी यानी कि मीट वेजिटेरियन। अब आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों शब्द क्या हैं? इंटायरली अपोजिट है कि नहीं? कि कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन ही मीट खाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है अल्कोहल यानी जो शराब का सेवन कर रहा होगा तो क्या वो पागल होगा? ऐसा नहीं कह सकते हैं। अंतर्मुखी ये भी अलग चीज है, मूर्ख ये भी अलग चीज है, मध्य त्यागी ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, टीटो टेलर, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि जस्ट अपोजिट है कि अगर एक मांस है तो एक शाकाहारी है, तो अगर एक कोई शराब का सेवन करने वाला तो वो कहीं ना कहीं शराब ना पीने वाला व्यक्ति होगा, है कि नहीं। तो हिंदी और इंग्लिश, अब देखिए किस तरह से इंग्लिश आ रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यही इंग्लिश के शब्द भी आपको हिंदी में भी दिख जाएंगे, होता है कभी कभी, ठीक है। मतलब कभी कभी का मतलब क्या, कई बार ऐसा देखने को मिला भी है, ठीक है। अगला क्या कहा गया है? अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पे 8:30 बजे पहुंच गई, ठीक है। समय क्रम परीक्षा यानी टाइम सीक्वेंस एग्जाम भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जनरल मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये किसी चैप्टर का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है। या चैप्टर का बनाना चाहे तो मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं, या जैसे कहा गया टाइम सीक्वेंस एग्जाम यानी कि टाइम के आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के। तो अंजलि कॉन्फ्रेंस हॉल पे 8:30 बजे पहुंच गई, अच्छी बात है पहुंच गई। अब अगर पहुंच गई हैं तो क्वेश्चन में कहा गया जो 15 मिनट समय पूर्व था, ठीक है। 15 मिनट समय पूर्व का मतलब क्या है? यानी कि वो 15 मिनट पहले आ गई, यानी कोई जो निर्धारित समय था उससे वो 15 मिनट पहले आ गई, ठीक है। तो अगर 15 मिनट पहले आ गई तो क्वेश्चन को साथ साथ अगर हम समझना चाहें कि अगर अंजलि 8:30 पे आ गई हैं और 15 मिनट पहले हैं, यानी कि उनको पहुंचना चाहिए था क्या?
8:45 पे पहुंचना चाहिए था, है कि नहीं। यानी कि अगर हमने 15 मिनट जोड़ दिया है तो यानी उनको 8:45 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन आ कब गई हैं, वो आ गई हैं 8:30 बजे। इसलिए कहा गया जो 15 मिनट समय पूर्व था, यानी कि 8:45 पहुंचना चाहिए था, कोई व्यक्ति 8:30 बजे पहुंच गया, नहीं क्या 15 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, समय की कीमत समझते हैं और लोग 15 मिनट पहले पहुंच गए। क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, यानी कि समय जो एक्चुअली समय था पहुंचने का वो 8:45 था, लेकिन अंजलि 15 मिनट पहले पहुंच गई 8:30 बजे। यदि अंजलि अभिषेक से जो 15 मिनट देर से पहुंचा था, ओके, 30 मिनट पहले पहुंची हो, तो बताइए कॉन्फ्रेंस का निर्धारित समय क्या था। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो तो आ चुका है कि अगर अंजलि 8:30 बजे पहुंच गई हो, 15 मिनट से पहले पहुंच गई हैं, यानी कि उनको 8:45 पे पहुंचना, लेकिन पहुंच गई 8:30 बजे, तो जय बात है पहुंचने का जो सही समय था वो क्या था, 8:45 था। आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। अब जो एक्स्ट्रा चीज बोली गई उसमें वो भी देख लेते हैं कि यदि अंजलि अभिषेक से 15 मिनट देर से पहुंचा था, ओके, यदि अंजलि अभिषेक से जो 15 मिनट देर से पहुंचा था, यानी कि जो अभिषेक है वो 15 मिनट देर से पहुंचा, 15 मिनट देर से पहुंचने कि 8:45 पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा कब, 15 मिनट देर। यानी 15 मिनट देर का मतलब क्या, वो 9 बजे पहुंचा होगा, तभी 15 मिनट देर हो गई उसको। जो 15 मिनट देर से पहुंचा था 30 मिनट पहले पहुंची हो, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर अभिषेक 9 बजे पहुंचा है तो अंजलि कितने बजे पहुंची है, 8:30 बजे। जाहिर बात है कि 8:30 और 9 के बीच में कितना, आधे घंटे का डिफरेंस है, वही चीज लिखी है, 30 मिनट पहले पहुंची हो, तो जाहिर बात है अंजलि 8:30 बजे पहुंच गई हैं, तो अभिषेक और अंजलि के पहुंचने में कितने का, आधे घंटे का डिफरेंस साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अंजलि जो है वो 15 मिनट पहले पहुंच गई, अभिषेक जो है वो 15 मिनट लेट पहुंचे, तो जाहिर बात है कि जो निर्धारित समय था पहुंचने का वो कौन सा था, 8:45 ही था। समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंबे पे चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि कोई बंदर है जो नारियल के पेड़ पे चढ़ना चाह रहा है, कुछ उसी तरह क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 60 फीट ऊंचे खंबे पे चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, तो प्रयत्न कर रहा है, तो चलिए उसकी मदद करते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई 60 फीट ऊंचा खंबा है, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे फीट में दे रखी है, ये चीजें आपको जो यूनिट होती है फीट है या मीटर है, इस चीज का खास ध्यान आपको मैथ्स में जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन में जो यूनिट है वो चेंज भी हो जाती है। यहाँ पे रीजनिंग है तो नॉर्मल कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वह 1 मिनट में 6 फीट चढ़ जाता है, ओके, यानी कि 1 मिनट में वो चढ़ जाता है कितना, 6 फीट चढ़ जाता है, अच्छी बात है। आगे कहा गया लेकिन फिसल का 4 फीट नीचे आ जाता है, यानी कि सीधी बात है 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ा, लेकिन उसी 1 मिनट में वो 4 फीट क्या हो गया, फिसल भी जाता है। ठीक है, अब खंबा है भैया, चिकना होगा तो फिसले जा रहे हैं, फिसल गया तो फिसल गया, तो यानी क्या 4 फीट फिसल, यानी कि दूरी कितनी तय की, 2 फीट की ही दूरी तय की, यानी कि 1 मिनट में वो मुश्किल से 2 फीट ही चल पाया, है कि नहीं, कि एक मिनट में वो 6 फीट तो चला गया, लेकिन उसी 1 मिनट में वो 4 फीट फिसल भी गया। ठीक है, तो यानी 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी, 2 फीट। अब इतनी बात समझ में आ गई तो आंसर आने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऊपर तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। ठीक है, अब मिनट आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर 1 मिनट में 2 फीट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फिसल रहे हैं बार बार, 1 मिनट चला फिर फिसला फिर 2 फीट रह गए, फिर चला फिर फिसल गए, है कि नहीं, तो यही चलता रहेगा। तो अगर हमें 60 मीटर तक का सफर तय करना है, तो अब आप ये समझिए कि अगर 2 मिनट होंगे तो जाहिर बात है 4 फीट चलेगा, 3 मिनट होंगे तो 6 फीट चलेगा। तो यहां पर अगर हम ये समझें कि मान लीजिए कि अगर हम करते करते आ गए 25 मिनट, तो 25 मिनट अगर होगा तो यानी कि वो 50 फीट की दूरी तय कर चुका होगा, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर 1 मिनट में 2 फीट की दूरी तय कर रहा है तो 25 मिनट में 50 फीट डबल हो रहा है। ठीक है, 50 फीट की दूरी, अभी पूरे पूरे 10 फीट की दूरी और बची है। अब समझिएगा 26 मिनट में कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही कवर तय हो रहा है। 27 मिनट में, 27 मिनट का करना 54। ठीक है, अब बस यहां पे समझने वाली बात है कि अगर 27 मिनट हो गए हैं और 27 मिनट में वो 54 फीट की दूरी तय कर चुका है कि नहीं, 27 मिनट में 54 फीट की दूरी
तय कर चुका है। तो अगर 54 फीट की दूरी यहां तक तय कर ली है उसने, 54 हो गया, तो ऊपर कितना बचा है, अब केवल 6 बचा है। 54 प्लस 6 60 हो गया। तो अगर अब 6 बचा है तो क्वेश्चन में कहा गया कि अगले 1 मिनट में वो 6 फीट चढ़ जाता है। तो अब ये समझिए कि अगर अगला जब मिनट आएगा 1 मिनट, तो क्या अब वो फिसलेगा? तो जवाब है नहीं फिसलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार में अगर 6 फीट की दूरी तय कर लेता है तो जाए पता वो टॉप पे पहुंच गया है। खंबा चिकना था, इसका फिसल रहा होगा, लेकिन जब जैसे ही वो अगर टॉप पे पहुंच गया तो अब थोड़ा ना फिसलेगा। कोई इंसान छत पे पहुंच के थोड़ा ना गिर जाएगा नीचे जीने पे। ठीक है, तो वही चीज है। तो 27 के बाद जैसे ही 28वां मिनट आएगा, यानी कि वो व्यक्ति 60 फीट की दूरी पूरी चढ़ जाएगा। यानी आंसर कहां है? 28 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो कई लोगों ने आंसर जल्दी भी निकाल लिया होगा। हमारा मेन मकसद है कि कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार भी इस तरह क्वेश्चन अगर देख रहा है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ क्या है? अल्फाबेट समानता यानी अल्फाबेट सिमिलैरिटी। ठीक है, अभी हम लोग ने एक उस तरह क्वेश्चन किया था कि हाँ सिमिलैरिटी वाला, यानी कि शाकाहारी है, मांसाहारी है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मीट वाला, अल्कोहलिक है, तो क्या है? अब यहाँ पे अल्फाबेट है, देखिए H की वैल्यू 8 है, G 7 है, F 6 है, E 5 है, यानी कंटिन्यूअसली अल्फाबेट हैं। ये 26, ये 25, ये 24 और ये क्या 23 है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा देखें तो यहां पे भी जो आंसर आएगा वो भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि MNOP भी है, EFGH है, WXYZ है, तो यहां भी जो आंसर आएगा वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में ही आएगा। तो कहीं कुछ दिख रहा है? CDEF है, OPQR है, हाँ ऐसा दिख तो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 5 और 23 में 18 का डिफरेंस है, 6 और 24 में भी 18 का डिफरेंस है, 18 5 23, 18 6 24, 17 और 8 कितना 25, नहीं 7 और 18 है ना, 18 7 25, और 18 और 8 26, यानी कि हर जगह पे +18 हो रहा है कि नहीं? हर जगह पे +18 हो रहा है। तो अगर +18 हो रहा है तो यही चीज यहां भी अप्लाई कर लेते हैं। तो P की वैल्यू है 16, O की वैल्यू है क्या 15, N की वैल्यू 14, M की वैल्यू 13। तो अगर हम कह रहे हैं कि हर जगह पे +18 हो रहा है, यानी कि 16 में अगर हम 18 जोड़ दें तो 6 8 14 की 4 कितना हो जाएगा, 8 से 14 कैरी 34। 34 वैल्यू किसकी होती है? 34 वैल्यू होती है, यानी कि A से लेकर अगर हम Z तक जाएं तो Z की वैल्यू 26 होती है, और 26 प्लस 8 ये आपका 34 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या H होना चाहिए, पहला अल्फाबेट H होना चाहिए, पहला अल्फाबेट H होना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है। अब मेन चीज समझिए कि अगर पहला अल्फाबेट H नहीं है तो यानी कि कुछ और सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम जो सोचते हैं वो गलत नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए कि 8 + 18 26, 7 और 18 25, यानी कि आपको यहां पे हर जगह +18 दिखाई दे रहा है कि 5 + 18 23 हो रहा है। और क्या हो सकता है? अच्छा एक काम ये करें, एक काम अगर हम कुछ ऐसा करें, चलिए रफ कर देते हैं इसको, क्योंकि ये पैटर्न काम तो करा नहीं, या तो ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक है, ब्लू ले लेते हैं कि H की वैल्यू 8 है, ठीक है, और Z की वैल्यू क्या है 26 है। तो 8 और 26 को अगर हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 8 6 14 कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह 7 और 25 जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, है कि नहीं? 25 और 7 32, ये 6 है, और ये क्या है 24, 24 और 6 कितना 30 हो रहा है। और इसी तरह E की वैल्यू 5 है, W की वैल्यू 23 है, 23 और 5 कितना 28, है कि नहीं?
23 5 28, 6 और 24 30, 7 और 25 32 और 26 और 8 कितना 34। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ 34 32 30 28 है तो यहाँ पे P की वैल्यू 16, O की वैल्यू 15, N की वैल्यू 14 और M की वैल्यू 13। तो ध्यान दीजिएगा 8 और 26 34 हुआ था, तो यानी कि 16 में हम कितना जोड़ दें जो 34 हो जाए। ठीक है, तो अब आपके सामने ऑप्शन दिखना चाहिए कि अगर हम 34 में से 16 घटा दें तो सीधी बात है कि आपको यहां पे मिलना चाहिए 16 प्लस 18 34 हो जाएगा। 18 का मतलब क्या आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आंसर जा रहा है। ठीक है, 16 और 18 8 6 14 4 कैरी 1 हो जाएगा। इसी तरह 15 और 17 15 और 17 ठीक है 7 5 12 2 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा। 17 मतलब क्या क्यू, ये हो जाएगा 17 और 15 कितना 32। 14 में कितना जोड़े जो 30 हो जाए 16। ठीक है, तो 16 और 14 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 दिखाई दे रहा है। 16 मतलब क्या P और यहां पे आ जाएगा O यानी कि 15 है कि नहीं, OPQR ऐसे आ रहा है। 15 और 13 कितना 15 और 13 28। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि पहले पहले अल्फाबेट की वैल्यूज अगर हम देख रहे हैं तो 34 है। इसी तरह यहां भी P और R की वैल्यू 34 हुई। दूसरे अल्फाबेट की जो वैल्यूज हैं उनका एडिशन 32 हो रहा है, तो O और Q की वैल्यू का एडिशन भी 32 है। F और X की वैल्यूज का एडिशन 30 है। इसी तरह N और P की वैल्यू का एडिशन भी कितना है 30 है। E की वैल्यू 5, W की वैल्यू 23, 23 5 28 आ रहा है। इसी तरह M और O की वैल्यू का एडिशन भी कितना 28। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो ये था पैटर्न। हम जो पहले पैटर्न सोच रहे थे प्लस 18 वाला आंसर उससे भी आ जाता, ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीरीज है कंप्लीट दी सीक्वेंस। ठीक है, यानी अगला टर्म क्या आएगा, तो अगला टर्म क्या आएगा तो निकाल लेते हैं। क्या है सीरीज 8 है 12 है 18 है 27 है और फिर है क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा तो 8 और 12 का डिफरेंस कितना होता है 8 और 12 का डिफरेंस कह सकते हैं +4 हो रहा है। 12 और 18 में +6 हो रहा है, 12 6 18 होता है। ठीक है, 18 और 27 में +9 हो रहा है। यहां से यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी प्लस होगी। यहां पे देख लेते हैं क्या हो रहा है 4 से 6 +2 हुआ, 6 से 9 +3 हुआ है कि नहीं। 4 से 6 +2, 6 से 9 +3। तो अगर यहां पे +2 हुआ यहां +3 है तो आगे क्या हो सकता है +4 हो सकता है। +4 करेंगे तो 9 और 4 कितना +13, यानी 27 + 13 और यहां का बॉक्स फिल हो जाएगा। 27 13 कितना 7 और 3 10 की 0 कैरी हो जाएगा 1 2 1 3 और 1 4। 40 में आंसर होना चाहिए। 40 कहां है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि हमारे 2 स्टेप में सीरीज बनी है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, हाँ 5 पुस्तकें एक शेल्फ में रखी हुई हैं। शेल्फ मतलब क्या अलमारी कही जाएगी। ठीक है, आसान भाषा में गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों में बगल में नहीं रखी गई है। ओके, अब ये समझिएगा कि एक अलमारी अगर हम टाइप की बना लें, मान लीजिए 5 पुस्तक हैं तो पहली पुस्तक दूसरी पुस्तक तीसरी पुस्तक चौथी पुस्तक और 5वीं पुस्तक हो गई। ठीक, एक अलमारी शेल्फ में रखी हुई है। तो क्या है गणित की पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी पुस्तकों बगल में नहीं रखी। तो जो कंडीशन है उस कंडीशन को कहीं साइड में नोट कर लीजिए है कि नहीं, ताकि क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। तो यानी कि जो मैथ्स की पुस्तक है मैथ्स को हमने M लिख लिया है, हिंदी और अंग्रेजी तो हिंदी को H लिख लें और अंग्रेजी को क्या लिख लें इंग्लिश लिख लें। ठीक है, तो मैथ्स की पुस्तक जो है वो हिंदी और इंग्लिश के बगल में नहीं रखी है। इसको हमने क्रॉस कर दिया कि मैथ्स की पुस्तक के बगल में हिंदी और इंग्लिश नहीं आएंगे। ठीक है, मत आने दो। इतिहास की पुस्तक अंग्रेजी पुस्तक के बगल में नहीं है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। एक काम करते हैं हम जो ये H है ये हिंदी है। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री भी हमको लिखनी है तो ये हिंदी और इंग्लिश है कि नहीं।
हाँ, और इतिहास की पुस्तकें यानी कि जो हिस्ट्री है, HIS हिस्ट्री, वो इंग्लिश के बगल में नहीं है। हाँ, ये हमने अपने समझने के लिए लिखी है, वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मैथ्स की जो पुस्तक है वो हिंदी और इंग्लिश के बगल में नहीं है। हिस्ट्री की जो पुस्तक है, बुक है, वो इंग्लिश के बगल में नहीं है। तो इंग्लिश तो ई हो गया, ठीक है, हिंदी ये है और ये हिस्ट्री है। तो अगर हिस्ट्री की पुस्तक इंग्लिश के बगल में है तो हिस्ट्री पुस्तक मैथ्स या हिंदी के बगल में तो हो सकती है कि नहीं, संभावना है। आगे, गणित की पुस्तक जीव विज्ञान की पुस्तक के बगल में है। ओके, ठीक है, जीव विज्ञान की पुस्तक पंक्ति के बीच में। अच्छा, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस बता दिया गया, ठीक है। देखिए, ये डायग्राम हम यहीं से बना लेंगे कि कहा गया जीव विज्ञान पुस्तक पंक्ति के बीच में है, मिडिल में है। तो अगर 5 पुस्तकें हैं तो मिडिल में कौन आ गया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब क्या? बायोलॉजी। हमने बायो लिख दिया, ठीक है। हमें आंसर ही निकालना है। एग्जाम में कोई आपका डायग्राम नहीं देखेगा कि आपने कैसा बनाया है, सही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बीच में बायोलॉजी जीव विज्ञान है और बायोलॉजी के बगल में मैथ्स है। तो गणित पुस्तक जीव विज्ञान पुस्तक के बगल में है। तो एक काम तो ये हो सकता है कि अगर बगल में है तो मैथ्स बगल में यहां भी हो सकती है, क्यों कि नहीं हो सकती? और मैथ्स बगल में यहां भी हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो दोनों डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। हम यहां बना लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और बीच में कौन है? बायोलॉजी है। अब ये समझिएगा कि अगर बायोलॉजी के बगल में मैथ्स है, यानी कि मैथ्स की पुस्तक जीव विज्ञान के बगल में है, तो अगर मैथ्स हम इधर बना सकते हैं तो आप ये भी समझिएगा कि मैथ्स क्या इधर नहीं हो सकती बगल में? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। कि अगर कोई चीज किसी के व्यक्ति के बगल में है तो वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो राइट में भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता, ठीक। तो दोनों कंडीशन समझना है। अब देखते हैं किसमें आंसर आता है। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अब जो हमने नोट किए हैं साइड में उसको देख लेते हैं। तो साइड में हमने ये नोट किया हुआ है कि हिस्ट्री की पुस्तक जो है वो इंग्लिश के बगल में नहीं है। ओके, ठीक है, 3 जगह खाली पड़ी हुई हैं। मैथ्स की जो पुस्तक है वो हिंदी और इंग्लिश के बगल में नहीं है। मैथ्स की पुस्तक हिंदी और इंग्लिश के बगल में नहीं है। तो एक बात समझिए कि अगर मैथ्स के बगल में हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा तो हिंदी और इंग्लिश यहां कहीं आ जाएगा। तो या तो हिंदी यहां, हिंदी को HIN लिख दें, और इंग्लिश यहां क्या कंफर्म कह सकते हैं? मेन चीज है इंग्लिश यहां भी हो सकती है और हिंदी यहां भी हो सकती है। इधर और केस में चला जाएगा, हिंदी यहां तो इंग्लिश यहां, या इंग्लिश यहां तो हिंदी यहां, ठीक है। बचा कौन? हिस्ट्री। तो मैथ्स के बगल में हिस्ट्री आ सकता है। अब मेन चीज है कि यही चीज यहां भी समझनी है कि मैथ्स के बगल में हिंदी और इंग्लिश नहीं है। तो फिर वही बात है कि हिंदी यहां HN, इंग्लिश यहां E, या इंग्लिश यहां, तो यहां कौन? हिंदी HN। बचा कौन? हिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो फिर इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन सी पुस्तक है? तो हिस्ट्री के बगल में कौन निकल रही है? मैथ्स निकल रही है। चाहे वो डायग्राम देख लें और चाहे ये डायग्राम बोलेंगे कि इतिहास की पुस्तक के बगल में कौन है? मैथ्स है। मैथ्स कहां हो? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका हमें आंसर दे देना है। हिंदी और इंग्लिश में कौन किसके है? कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बायोलॉजी के बगल में कौन सी पुस्तक है, तो एक बगल की बात किया तो मैथ्स तो कंफर्म है, लेकिन इधर साइड हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो कंफर्म आंसर है वो हम यही दे सकते हैं कि हिस्ट्री के बगल में मैथ्स ही आएगा, ठीक है। यहां भी, ठीक है। कहा जाएगा मैथ्स की पुस्तक के पड़ोसी कौन है? तो कंफर्म आंसर बायोलॉजी और हिस्ट्री है। दोनों में आपको सेम दिख रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी इधर और केस के डायग्राम बन जाते हैं। तो फिलहाल अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर आपको दोनों में सही दिख रहा है तो लगा देंगे। अगर किसी एक में भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो यानी इधर और वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, ठीक है। रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज। जाहिर बात है अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। एज डैश इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ किससे संबंधित है? स्वास्थ्य किससे संबंधित है? व्यायाम से, भोजन से, आदत से, शरीर से। तो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। हम ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बने? तो शरीर तो होगा नहीं, आदत। आदत कौन सी आदत? ठीक है, बहुत सारी आदतें होती हैं।
भोजन, भोजन तो एक नॉर्मल चीज, व्यायाम ऑप्शन नंबर ए में आंसर है एक्सरसाइज। ठीक है, कि पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। फिर क्या कहा गया है, रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। ठीक है, चलिए चलाते हैं, वो चलना चाह रहे हैं तो उनको घुमा देते हैं। तो रामू उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चले। मान लीजिए रामू यहां है और वो उत्तर दिशा में चले, कितना चले 15, मान लीजिए इतना 15 हो गया। फिर वही बात है, एग्जाम में कोई आपका डायग्राम नहीं देखने आएगा आपने, और मीच ये डायग्राम गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें हैं कि एग्जाम में कोई आपका डायग्राम नहीं देखेगा, लेकिन अगर आपने डायग्राम गलत बनाया तो आंसर भी गलत आ जाएगा, तो डायग्राम सही होना चाहिए। तो उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चले। ठीक, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चले। तो अगर वो उत्तर दिशा में चले तो पश्चिम कहाँ, पश्चिम इधर है, कि डायरेक्शन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इधर साइड ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है साउथ है। तो पश्चिम दिशा इधर चला, कितना चला 5, तो हमने मान लिया इतना 5 हो गया। ठीक है, 15 को थोड़ा चलो और बड़ा कर लेते हैं 15। ठीक है, यहां से चला। फिर दक्षिण की ओर 5 चला। ठीक है, साउथ में 5 चले हैं, तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो साउथ कहाँ नीचे आ जाएगा, और 5 चले हैं तो 5 मान लीजिए इतना 5 हो गया, वो यहां रुक गया। फिर क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चला। अब नीचे इस पॉइंट पे ईस्ट कहाँ, तो हम जानते हैं ईस्ट इधर है, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे ये प्लस का निशान बन जाता है। ठीक है, तो पूर्व में चले कितना 8, हाँ पूर्व की ओर 8, तो पूर्व किया यानी ईस्ट में चले 8। 8 का मतलब क्या, ध्यान दीजिए ये 5 है तो इसको दूसरे पेन से कर लेते हैं। तो अगर वो 8 चला है तो ये 5 हो जाएगा, इधर कितना बचा 3, तभी 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम बना लेते हैं चलो, हाँ 3, इतना मान लिया 3 हो गया। वो व्यक्ति यहां पहुंच गया, 5 3 8। फिर कहा गया है दाईं और मुड़ा और 10 चला। अब समझिएगा कि अगर ये 5 है तो जाहिर बात है ये 5 होगा यहां से लेकर यहां तक, और अगर ये पूरा 15 था, ये पूरा 15 था, तो अगर ये 5 है तो नीचे कितना बचा 10 ही बचा होगा, है कि नहीं। डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों का ध्यान रखना है। और फिर यहीं पे कहा जा रहा है कि यहां पे वो दाईं ओर मुड़ रहा है, टर्न राइट एंड मूव्स 10 किलोमीटर। तो अगर यहां से वो दाया मुड़ा तो यानी दाया कहां नीचे आ जाएगा, और चला है कितना 10 चला है। 10 का मतलब क्या, वो इसी रेखा पे आके कहीं ना कहीं रुक गया है कि नहीं 10। और क्या कहा गया है 10 का अपने कार्यालय पहुंच गया, यानी ऑफिस पहुंच गया, यहां पहुंच के वो ऑफिस आ गए अपने। शुरू के बिंदु से, शुरू का बिंदु कौन, उसका शुरू का बिंदु ये था, से उसका कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है। अब ध्यान दीजिए जाना उसको यहां था, लेकिन दूरी पहले वो यहां गए फिर यहां गए, दुनिया भर का भ्रमण उन्होंने कर लिया। ठीक है, कर लिया तो कर लिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो पूछा रहा है बस उसका आंसर आपको दे देना है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में, यानी उसका कार्यालय किस दिशा में कितनी दूरी पर है, उसका कार्यालय कितनी दूर किस दिशा में है। तो जाहिर बात है अगर ये दूरी निकालें तो ऊपर 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन किस दिशा में है, तो अगर ये दिशा कही जाए तो ये दिशा कौन सी है, ईस्ट में है, यानी कि आंसर क्या है ईस्ट में 3 किलोमीटर। कहां है आंसर 3 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, असंगत वस्तु बाहर, इनकॉम्पिटेबल आइटम एक्सक्लूडेड, शुगर केन कॉफी टी वीट, यानी कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि जो बाकी 3 से एकदम अलग है, तो कौन सा लग रहा है। तो सही आंसर है इसका गेहूं, ये अलग है। ठीक है, क्यों अलग है इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है। वीट इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, हिंदी में भी लिखा है गेहूं एक बागानी फसल नहीं है, जबकि गन्ना कॉफी चाय बागानी फसलें हैं। बागानी फसलें आमतौर पर 12मासी होती हैं और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, जबकि गेहूं एक खाद्यान्न है जिसे मुख्य फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझनी है कि चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो गन्ना हो, ये सब आपके प्लांटेशन से रिलेटेड आपकी फसलें हैं और मुख्यतः आपकी कमर्शियल बेसिस पे ज्यादातर यूज होती हैं। लेकिन गेहूं एक बहुत ही नेसेसरी वाली चीज है। ठीक है, तो वही चीज कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज देखते ही आपको लग गया होगा कि यार ये तो बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, SANDU कोडेड एज दिस। ठीक है,
विद्या रिकॉर्डेड एज दिस। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि यहां भी ए है और यहां भी ए है, और ध्यान दीजिए ए यहां पे सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड प्लेस का मतलब क्या है, हैश है। यहां पे ए सबसे आखिरी में है, यहां भी हैश क्या है, सबसे आखिरी में है। तो अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी फ्रेमिंग काम करिए कि वी का कोड आपको एड्रेस है, आई का कोड आपका परसेंटेज है, डी का कोड आपका ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, एच का कोड आपका ये डबल कॉमास वाला है। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है SANDHYA, SANDHYA संध्या का कोड पूछा जा रहा है। तो अगर संध्या कोड पूछा जा रहा है तो बस निकाल लेते हैं कि SAND, ठीक है, SAND ये पूरा पूरा है, यानी आंसर क्या होगा, पहले @ आ जाएगा, फिर हैश आ जाएगा, फिर डॉलर आ जाएगा, फिर परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, $#$#% यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं है, और @ यानी ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर है। एक बार पूरा कर लेते हैं, डी हो गया CAND, HYA, तो HYA यानी कि ये है, तो HYA यानी कि H का मतलब ये आपकी तीन चीजें आएंगे, एक्सप्लेनेटरी सिंबल, उसके बाद आपके ये डबल इन्वर्टेड कॉमास, और फिर हैश, एक्सक्लेमेटरी सिंबल डबल कॉमास हैश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर का मूड बहुत अच्छा होता है, मन करता है तो कभी कभी दे देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक तालाब में कुछ कमल के फूल, अब ये भी एक आपका जनरल अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी संख्या प्रतिदिन दुगनी हो जाती है, अच्छी बात है, ऐसा जादुई तालाब होगा। ठीक है, कि हर दिन उनकी संख्या क्या हो रही, दुगनी हो रही है। जादुई क्या मतलब, मेन चीज हो सकता हो कुछ अच्छा हो वहां फर्टिलाइज चीज की, हर समय बढ़िया बढ़िया फूल निकले आ रहे हैं। यदि तालाब 6 दिन में पूरा भर जाता है, ओके, यानी उसकी जो पूरी कैपेसिटी होगी वो 6 दिन में पूरा भर गया, तो तालाब को आधा भरने में कितना दिन लगेगा, कैसे करेंगे। तो अब आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर कोई तालाब है, मान लो कोई तालाब है, ठीक है, इसमें फूल निकल रहे हैं, तो अगर फूल निकल रहे हैं तो मान लीजिए कि लाल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि पहले यानी कि 6 दिन है, 1 2 3 4 5 और 6 दिन है, 6 दिन में तालाब पूरा भर गया। तो पहले दिन तालाब में मान लीजिए X फूल थे, तो हर दिन फूलों की संख्या क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है। ठीक है, देयर नंबर डबल्स एवरी डे। तो अगर पहले दिन X नंबर के गुलाब थे, मान लीजिए वो संख्या 2 4 6 8 10 कुछ भी हो, तो अगले दिन उस तालाब में कितने गुलाब हो गए या फूल हो गए, दुगनी हो रही थी, 2x हो गए। तीसरे दिन कितने हो जाएंगे, 2x का डबल यानी कि 4x हो जाएंगे, हर दिन दुगनी हो रही है। 4 का डबल कितना होगा, 8x हो जाएगा। 8 का डबल कितना, 16x हो जाएगा। 16 का डबल कितना, 32x हो जाएगा। यानी कि 32x होने बाद तालाब पूरा भर गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है आधा भरने में, तो 32 का आधा कितना, 16, तो 16x भरने में कितने दिन लगेंगे, 5। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो किस तरीके से क्या चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई चैप्टर नहीं है, एक जनरल रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शब्दों की लॉजिकली व्यवस्था। ठीक है, अब लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, उपन्यास है, लेखक है, पुरस्कार है, विषय है, प्रकाशन है। तो एक जर्नल मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम कहें वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर पुरस्कार है, प्रकाशन है, तो सबसे पहले हमारे पास लेखक होना चाहिए। क्यों, हमारे पास क्या होना चाहिए, लेखक। लेखक क्या करेगा, किसी विषय पर, लेखक किसी विषय पर उपन्यास लिखेगा, है कि नहीं। तो पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, और उस उपन्यास का क्या होगा, प्रकाशन होगा, 5। और प्रकाशन रहा और वो प्रकाशन बहुत बढ़िया रहा, यानी कि उपन्यास बढ़िया रहा, तो उसको पुरस्कार भी मिल सकता है। ऑप्शन 3, 241 53 कहां है, 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं कि आप किस लॉजिक या थॉट्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, शब्द निर्माण। क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा फॉर्म किया जा सकता है, कौन सा फॉर्म नहीं किया जा सकता। यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स को लेकर कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बना सकते हैं? ICE, ICE ये बना सकते हैं, THE ये भी बना सकते हैं, TIK, पूरे मैथमेटिक्स में K नहीं नजर आ रहा है, आंसर कहां है? कैन नॉट बी फॉर्म, यानी कि C, TIK नहीं बना सकते हैं, MAT ये तो पहले रखा है, तो TIK नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वही ऑप्शन है कि कैन कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो हम TIK नहीं बना रहे क्योंकि मैथमेटिक्स में कहीं भी K नहीं दिखाई दे रहा है। अगला क्या कह रहा है? कौन सा शब्द रेग्रेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? ध्यान दीजिए, पिछला क्वेश्चन था नहीं बनाया जा सकता, इसमें कहा जा रहा है बनाया जा सकता है। तो क्या रेन बना सकते हैं? कहीं भी पूरे वर्ड में ए नहीं नजर आ रहा है, ये नहीं बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्री ए नजर नहीं आ रहा, ये भी नहीं बना सकते हैं। ग्रीस में भी ए है, ये भी नहीं बना सकते। तो कहा गया कौन सा बना सकते हैं? ग्रीन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन पेन से ही ग्रीन को टिक कर दें। ऑप्शन नंबर बी इसमें आंसर है कि ध्यान दीजिए GR और डबल ई है, तो ध्यान दीजिए डबल ई हमारे पास अवेलेबल है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ लेटर्स शब्द में भी मिलने चाहिए। कि अगर ग्रीन में डबल ई है और रेग्रेशन में केवल एक ही होता तो एक लेटर को हम दो बार यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये चीज कई बार ब्रैकेट में लिखी भी होती है कि एक शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग करना है, ये कई बार एग्जाम में लिखा होता है। ठीक है, तो ग्रीन बनाया सकता है, वही पूछा गया था कौन सा बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया है? ओके, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, अम्मी जी कोई तस्वीर है, ठीक है, कोई फोटो है, फोटो में पुरुष है या महिला है ये पता नहीं है। ठीक है, तो जेंडर का बहुत ध्यान रखना होता है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में। तो पूनम ने कहा, अब एक जगह पूनम जी बैठी हैं, पूनम को हमने पी बना लिया। ठीक है, तो तस्वीर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, यह मेरे भाई के चाचा के बेटे की मां है। ओके, बेटे की मां है, यानी कि तस्वीर में एक महिला है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश में देख लीजिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ पूनम सेड दिस इज द मदर, यानी कि तस्वीर में एक मां है, यानी कि फीमेल है कि नहीं, ऑफ माई ब्रदर्स अंकल्स सन। ठीक है, यह यानी वह तस्वीर मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई यानी कि पूनम का कोई भाई होगा। आप डायग्राम देखिए, यहां से बनना शुरू हो जाएगा। पूनम का कोई भाई होगा, कोई होगा, हमें नहीं क्या पता। ठीक, यह यानी वह तस्वीर मेरे भाई के चाचा, तो मेरे भाई के चाचा, चाचा मतलब क्या, पिताजी के भाई चाचा कहलाते हैं। ठीक है, अंकल, अब वो छोटे हो बड़े हो, हिंदी में चाचा लिखा हुआ, तो हिंदी में चाचा मतलब क्या, बड़े भाई, पिताजी के भाई को कहते हैं छोटा भाई। तो मेरे भाई के चाचा यानी इनका कोई पिता होंगे, तो अगर पूनम के भाई के पिता यानी पूनम के भी पिता, और इनका कोई भाई यानी कि अंकल यानी कि चाचा बन गए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्रदर की जगह पे अंकल ही लिख देते हैं, क्योंकि चाचा बोला जा रहा है, अंकल UN लिख दिया। तो पूनम ने कहा वह तस्वीर मेरे भाई के चाचा। ठीक है, हमने बताया कि हम डायग्राम को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अगर जनरेशन का फादर है, मदर है या ग्रैंड फादर है, उनको हम नीचे ले जाते हैं, क्योंकि वो फैमिली की क्या है, एक तरह की नींव है, जड़ है। ठीक, तो मेरे भाई के चाचा, पिता के भाई चाचा हो गए, मेरे भाई के चाचा के बेटे, मेरे भाई के चाचा के बेटे। अब अंकल का कोई बेटा होगा, बेटा मतलब क्या, सन होगा, इनका कोई सन होगा। जब बात ये दोनों एक ही सेम जनरेशन गैप के आ गए। ठीक है, बेटी की मां है, यानी कि अंकल के बेटे की मां है कौन, वो तस्वीर है। ठीक है, तो इनकी मां है कौन, वो तस्वीर, यानी वो तस्वीर कहीं ना कहीं इनकी मां है। यहां पे आ गई फोटो, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर समझ लीजिए, पूनम ने कहा कि वह तस्वीर में जो है वह मेरे भाई के चाचा के बेटे की मां। अब इनकी मां कौन, नीचे। ठीक है, कि अगर ये बेटे हैं तो ये पिताजी हो गए, और अगर यहां कहा है कि ये वो तस्वीर की मां है तो यानी कि मां नीचे, तो इन दोनों बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बन गया। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पूनम का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये पूनम का इस तस्वीर में जो महिला है, फीमेल है,
उनसे क्या रिश्ता है। तो अब आपको ये समझना है कि पूनम का भाई के चाचा है, जाहिर बात है कि पूनम के भाई के चाचा हैं, तो यानी पूनम के भी चाचा, और अगर चाचा की शादी किसी फीमेल से हुई है तो वो क्या कहलाएंगी, चाची। ठीक, तो अगर ये चाची हैं तो ये कौन है, क्योंकि पूछा गया क्या, पूनम का तस्वीर वाले व्यक्ति से, तो तस्वीर में तो फीमेल है, तो अगर ये चाचा हैं तो ये भतीजी, और अगर ये चाची हैं तो भी क्या, ये भतीजी। भतीजी मतलब क्या, नीस में आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत आराम से हम बताते हैं ताकि समझ में सबको आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक आदमी को इशारा करते हुए राधा ने कहा। अब एक चीज यहां पे हम कहना चाहेंगे कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के वीडियो को पॉज कर दिया करिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, कि हाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है इन दी गिवन ऑप्शंस। ठीक, उसके बाद अगर आपको लगे कि यार दिक्कत आ रही है तो जय बात है वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिए, और एक्सप्लेन तो हम कर ही रहे हैं, है कि नहीं। तो ये तैयारी करने का एक अच्छा तरीका माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बस आप वीडियो चला रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वो दैट विल बी द नॉट अ राइट वे। ठीक है, पहले खुद से भी कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन राधा सेड। अब एक आदमी की तरह इशारा करते हुए राधा ने कहा, क्या कहा, तो एक है आदमी मैन, कोई होंगे, ठीक है, कई बार एग्जाम में नाम आ जाता है, नाम नहीं भी आता है, और एक तरफ कौन है, राधा जी। ठीक है, बोल कौन रहा है, राधा ने कहा। तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या कह रहा है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। उनकी बहन, उनकी बहन का मतलब क्या, आदमी की बहन की बात हो रही है। ठीक है, हिज सिस्टर यानी कि आदमी की बहन। अगर कहा जाता मेरी बहन तो यानी कि राधा की बहन बनाते, कहा गया उनकी बहन यानी कि उस आदमी की बहन। ठीक है, तो जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों के अकॉर्डिंग डायग्राम बनना शुरू हो जाएगा। तो उनकी बहन यानी इस मैन की कोई सिस्टर होंगी, होंगी कोई, हमें क्या पता, सिस्टर। उनकी बहन मेरी बेटी, मेरी बेटी का मतलब क्या, अब राधा की कोई बेटी होंगी। ठीक है, तो अब राधा की अगर कोई बेटी है तो यानी डायग्राम यहां से भी बनेगा, यानी राधा की कोई बेटी यानी कि डॉटर हो गई। डॉटर का मतलब डी हमने बना लिया कि राधा इनकी मां है, इनकी बेटी डॉटर ऊपर। मेरी बेटी के भाई, मेरी बेटी के भाई यानी इनका पुत्र हो गया, के भाई की मां है। ओके, राधा ने कहा है कि उनकी जो बहन है, उनकी जो बहन है ये फीमेल, वो मेरी बेटी के भाई की मां है। अब इनकी मां है कौन, वो, तो अगर इनकी मां है वो, तो हम देख रहे हैं इनकी मां तो खुद राधा ही है, तो इनकी मां राधा है और इनकी मां वो सिस्टर भी है। तो जाहिर बात है ये दोनों व्यक्ति कौन है, एक ही हैं। अगर डायग्राम आपस में कनेक्ट कर पा रहे हो तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डायग्राम आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो जरा कोशिश कीजिए। हाँ, तो अब एक चीज ये है कि हिज सिस्टर इज द मदर ऑफ माय डॉटर्स ब्रदर। ठीक है, तो राधा ने कहा कि उनकी जो बहन है वह मेरी बेटी के भाई की मां है। तो इनकी मां है कौन, वो, लेकिन इनकी मां ये भी है और इनकी मां ये भी, तो ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए कि अगर डायग्राम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो यानी कि वही सिस्टर यहां है राधा के रूप में, और इनका भाई है कौन, ये आदमी मैन। ठीक है, ये डायग्राम आपस में कनेक्ट हो गए हैं, यानी ये पूरी चीज यहां पे कनेक्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि राधा और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आदमी का राधा से क्या रिश्ता है, यानी कि वह जो मैन है वो राधा से किस फॉर्म में कनेक्टेड है। तो जाहिर बात है आपस में क्या है, भाई बहन है। भाई बहन का मतलब क्या, आदमी उसका ब्रदर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, अगर जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए, बाकी लोग वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मेन चीज राधा ने कहा है कि वह जो आदमी है, राधा ने कहा उनकी बहन यानी मैन की कोई बहन है। ठीक है, उनकी बहन मेरी बेटी के भाई की मां है। तो मेरी बेटी के भाई की मां तो खुद राधा ही हो गई, लेकिन कहा गया है कि जो उनकी जो बहन है वो भी मां है। तो जाहिर बात है ये जो व्यक्ति हैं और ये जो व्यक्ति दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए, कि मेरी बेटी के भाई की मां है। ठीक है, तो यानी कि इनकी मैन की जो सिस्टर है वो खुद राधा निकल आई।
तो जय बात है, आदमी का उस राधा से क्या रिश्ता है, उसका भाई है, ठीक है, सगा भाई है। असंगत अंक को पहचानिए। अब ये क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बेहतरीन क्यों है? बेहतरीन ये है कि इसमें आपके दो पैटर्न के लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे हम आपको एक चीज, इस क्वेश्चन को हमने शामिल भी जानबूझ के किया है कि वो ये है कि अगर आपके सामने एग्जाम में दो लॉजिक नजर आ रहे हैं, ठीक है, होता है कई बार रीजनिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। अगर रीजनिंग की आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन रीजनिंग की यही कहलाती है, टू फाइंड द सॉल्यूशन इन द मल्टीपल वेज एज पॉसिबल। जिस जिस तरीके से संभवतः आंसर निकाला जा सकता है वो सारे सॉल्यूशन पे हम विचार करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ये समझें कि इनमें से कौन सी संख्या है जो अलग है, बाकी सबसे अलग है, तो 52, 96, 24, 36 ये सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है। कोई किसी का स्क्वायर के हिसाब से देखें तो भी नजर नहीं आ रहा है कि ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, 6 का स्क्वायर है, बाकी कोई किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो आंसर आपका 36 भी हो सकता है, ठीक है। और क्या लॉजिक हो सकता है? मेन चीज, कई लोग 36 ला के आगे बढ़ जाएं, लेकिन इस क्वेश्चन को शामिल इसीलिए किया है कि मेन चीज ये कि है क्या कि जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो चैलेंजिंग ये हो जाता है कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रीजनिंग जैसे अगर 40 नंबर की आ रही है या अलग अलग एग्जाम में जितने भी नंबर की ये भी आ रही है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं वाकई में जो एग्जामिनर चाहता है कि आप फंस जाइए, तो फंसना नहीं है। एक दो क्वेश्चन की माफी है, हमारी तरफ से माफी है, ठीक है, कि अगर एक दो क्वेश्चन अगर आप छूट रहे हैं या आपको डाउट लग रहा है तो छोड़ दीजिए, उनमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये 6 का स्क्वायर है, ये सबसे अलग है, लगा के आगे बढ़ जाइए। इसमें जो आंसर है, अगर आप कोई और कुछ सोचे रहेगा, वो क्या कहेगा, 5 और 2 को जोड़ दें 7 हो रहा है, 9 और 6 को जोड़ दें 15 हो रहा है, 2 और 4 को जोड़ दें 6 हो रहा है, 3 और 6 को जोड़ दें क्या हो रहा है, 9। अब क्या दिखाई दे रहा है, 7 एक विषम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन 6 क्या है, एक इवन नंबर है। तो यानी कि आंसर 24 यानी ऑप्शन नंबर सी में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, समझाना ये चाह रहे हैं कि एक नजर में आंसर 36 यानी 6 का स्क्वायर भी होगा, दूसरी नजर में आपको 24 भी नजर आने लगा है, और आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जाम का ये क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है, उसमें जो आंसर बताया गया है वो 52 बताया गया है, ठीक है, 52 बताया गया है। क्यों बताया गया है? बिकॉज डिविजिबिलिटी का पैटर्न उन्होंने लगाया है। डिविजिबिलिटी का पैटर्न क्या, 36, 24 एंड 96, दी ऑल 3 डिजिट्स आर द मल्टीपल ऑफ 12। ये सब संख्याएं 12 से डिविजिबल हैं, लेकिन 52 जो है वो आपके 12 के टेबल में नहीं आता है। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छीं 72, 12 सत 84, 12 छः 96। तो ये तीनों संख्याएं 12 के टेबल में आ जाएंगी, लेकिन 52 टेबल पे नहीं आता है। तो इस सोच के साथ उन्होंने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर में डाला, आंसर की में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी ऑप्शन लगा आ रहा है कि हम कह दें कि हाँ 24 क्या लॉजिकली गलत है, नहीं गलत नहीं है। क्या 36 ऑप्शन नंबर डी क्या गलत है, नहीं लॉजिकली हम गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वाकई में थोड़े से फंसाने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था, ठीक है। तो मोटी मोटी बात हम ये कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि आंसर हर कोई निकाल लेगा, एग्जाम में आपका अप्रोच किस लेवल पे काम कर रहा है डिपेंड करता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन की माफी, ऐसे क्वेश्चनों में माफी है, ठीक है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन वाकई फंसाने वाले आ जाते हैं, तो उन पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये समझदारी है, ये समझदारी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एंड दी लास्ट क्वेश्चन, मानसिक दृढ़ता। अब ध्यान दीजिए, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, हालांकि लॉजिकल रीजनिंग आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो मानसिक दृढ़ता मतलब मेंटल टफनेस, आप मानसिक रूप से कितने स्ट्रांग है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आप परीक्षा में असफल हो जाएं तो आप क्या करेंगे, बताओ। एक बहुत ही, लोग प्यार में असफल हो जाते हैं है कि नहीं, क्या करेंगे। यहां पे कहा गया परीक्षा में असफल हो जाएं,
लाइफ है, कई अलग अलग तरह के चैलेंज आते हैं, तो अगर हम किसी चीज में फेल हो रहे हैं या हमसे कोई चीज नहीं हो पाई है तो आप क्या करेंगे? तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, एक सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और रेलेवेंट, ध्यान दीजिएगा, सेंसिबल, रेलेवेंट, ठीक है, इस तरह की जो भी आपकी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, यानी आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस तरह से आपको सोच के आंसर देना है। तो अगर परीक्षा मान लीजिए असफल हो गए तो आप क्या करेंगे? अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका मतलब है कि आप, कई लोगों का ये अपनी चीज लॉजिकल रीजन, मतलब क्या, सबका अपना अपना तर्क होता है, ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप परीक्षा में असफल हो गए, क्या आपके लिए आसान होगा कि कुछ हुआ ही नहीं है? हालांकि कई लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे यार ठीक है, हो गया हो गया, लेकिन ये रेलेवेंट आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है, कि कुछ हुआ ही नहीं, परीक्षा में असफल छोटी बात नहीं है, ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं, आप अगली बार प्रयत्न करेंगे, ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन कुछ हुआ ही ना हो ऐसा सोच लेंगे तो ये बहुत मतलब हाइपर थिंकिंग वाली चीज है कि यार कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, परीक्षा में बैठना बंद कर देंगे, ये तो पूरी तरह से एक नकारात्मक चीज है, ठीक है, आपको पॉजिटिव अप्रोच साथ रखना है। अपनी चिंताओं का दमन करने का यत्न करेंगे। होता है कई लोग उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, चिंताओं का दमन करने का यत्न करेंगे, हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी एक सही चीज नहीं है कि आप किसी चीज को दबा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? किसी चीज को दबाना, नेग्लेक्ट करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है, किसी चीज से भागा नहीं जा सकता है, तो हो सकता है, लेकिन इट इज ऑल्सो आर नॉट अ परफेक्ट आंसर, ठीक। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता हो। तो जाहिर बात है कि अगर आप परीक्षा में असफल हो जाएं या जिंदगी के किसी क्षेत्र में आपको लगे कि यार हाँ थोड़ी मुश्किल आई है, तो जाहिर बात है आप कहीं ना कहीं से किसी से मेंटोरशिप या किसी से परामर्श लेते हैं कि हाँ हमारे जीवन में ऐसी समस्या आई है, हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में ही जाएगा, ठीक है। टॉक टू समवन हु कैन हेल्प यू विद योर वरीज। आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को थोड़ा सा समाधान निकाले कि हाँ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए, ये सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ना कि पहला कि कुछ हुआ ही ना हो, बंद ही कर देंगे, दमन करने लगेंगे, ठीक है, नहीं, आप कुछ ऐसी बातचीत करेंगे जो पॉजिटिव अप्रोच से आपको मानसिक रूप से आपको पॉजिटिव अप्रोच साथ आपको फिर से प्रयास करने का हौसला दें, ठीक है। तो ये है आपकी मानसिक दृढ़ता, ठीक है, कि आप पीछे नहीं हट रहे हैं लेकिन अपनी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम कैसे बेहतर और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक सही अप्रोच वाला आंसर माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आई एम दी फ्रॉम द टीम ऑफ द टॉपर्स फोरम, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप हमारे टॉपर्स फोरम से जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, चाहे आप वो यहाँ पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो या आप केवल ऑनलाइन रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली बात यह है कि द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल इंस्टीट्यूट इन योर लखनऊ, ठीक है, कि अगर आप लखनऊ में हैं और तैयारी करने आए हैं तो टॉपर्स फोरम एक बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है जहां पे कई लोगों ने अच्छे से तैयारी की है और सिलेक्शन लेके गए हैं। तो यकीन मान लीजिए अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको एक अच्छा सेंसिबल इन्वायरमेंट मिलेगा ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएं। फास्टर सिलेक्शन आप ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? कुछ की प्रोग्राम्स में उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, जैसे हिंदी का समग्र कोर्स है, रीजनिंग का रफ्तार कोर्स है, ये सारी चीज आपको कहाँ मिलेंगी अब हम बताते हैं। मैथ्स का कैलकुलेशन बूस्टर बैच है जो कि आपको लिए अवेलेबल है। कैलकुलेशन बूस्टर बैच जो हमारे जो मैथ्स के सर हैं उमाशंकर सर, उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन को बहुत तेजी से फास्ट रूप से कर सकते हैं। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, वो सब आपको बताई गई हैं। जीएस का कंप्लीट यूपी स्पेशल बैच आपके लिए अवेलेबल है, यूपी के बारे में संपूर्ण जानकारी वो आपके लिए अवेलेबल है। और यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज 2025 जो कंप्लीटली फ्री चल रही है, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे ऑनलाइन टॉपर्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं, यानी कि एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जो अगर हम आपको बात बताना चाह रहे हैं, उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। आप आइए हमारे ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन, देखिए मैंने नीचे ये इमेज लगा रखी है, ठीक है। तो ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको ऐप स्टोर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर आप समझ रहे हैं, ऐप स्टोर मतलब क्या, जो आईफोन वाले यूजर्स हैं, ठीक है, तो वो भी ऑनलाइन टॉपर्स के नाम से सर्च करें, उनको मिल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे उसकी कुछ इमेजेस लगी हुई हैं कि हिंदी का समग्र कोर्स है, कैलकुलेशन बूस्टर है। उमा शंकर सर हमारे हिंदी के बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं, ठीक है। आर के सर, ये हमारी भी तस्वीर है तो आप देख सकते हैं। कंप्लीट यूपी स्पेशल बैच और यूपीएसआई की न्यू टेस्ट सीरीज जो कि पूरी तरह फ्री है, ठीक है। और जो आप रेट देख रहे हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ही नॉमिनल, क्योंकि आपको गागर में सागर जैसी चीज़ मिल रही है कि आप बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ ले सकते हैं। और जाहिर बात है यूट्यूब में आपको फ्री कंटेंट मिल भी रहा है और उससे और एडवांस की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। धीरे अगली स्लाइड में हमने इन चीज़ों को और थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखा हुआ है कि यूपीएसआई की टेस्ट जो सीरीज है, जाहिर बात है कि अगर टेस्ट सीरीज चल रही है तो उस टेस्ट सीरीज में आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। फ्री है, सबके लिए फ्री है। आप आइए, ऑनलाइन टॉपर्स के नाम जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे आप, फ्री में उसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो अगर आप लाभ उठा सकते हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए, फ्री में आपको मिल रहा है। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आप करिए, उसका हम लोग सोल्यूशन भी, वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है, उसी ऐप पे, यूट्यूब पे भी मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज है कि हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हर तरह से जो भी कंटेंट हम आपके तक पहुंचा सकते हैं वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन बूस्टर, जाहिर बात है स्पीड, एक्यूरेसी, शॉर्टकट, स्मार्ट ट्रिक्स, ये सारी चीज जो यहाँ लिखी हुई हैं, जाहिर बात है ये सारी चीज अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि यार वाकई में हमको बहुत कैलकुलेशन में पास हुआ है, ठीक है। तो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कैलकुलेशन में का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है, मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल 99 रुपीज, ठीक है। तो लाभ उठाइए, हमारे बहुत ही बेहतरीन और कई सालों का अनुभव है और जिन्होंने कई बेहतरीन इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं दी हैं और यहाँ पे टॉपर्स फोरम में अपनी खुद की संस्था चला रहे हैं। तो जुड़िए और लाभ उठाइए। हिंदी का समग्र कोर्स, ठीक है, देखिए कितने प्यारे चेहरे हैं इनके। तो इन्होंने बहुत ही प्यार तरीके से आपके लिए कोर्स भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी में जिनको भी दिक्कत लगती है या उनको लगता है कि हमें और बेहतर तैयारी करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद कोर्स रहेगा, ठीक है। 199 रुपये केवल, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत ही नॉमिनल, ठीक है। किसी के लिए भी नहीं है कि अगर आप चाहें तो आप आराम से ले सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। रीजनिंग का रफ्तार कोर्स है, हमारी भी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है। तो जितनी मेहनत से आपके सामने यूट्यूब में हम चीज़ें ला रहे हैं उतनी ही उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी और मेहनत के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए और भी अच्छी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों का समावेश हमने इस कोर्स में किया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर जाइए और लाभ उठाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो फिर से है, तो रिपीट हमने कर दिया है ताकि आपके दिमाग में एक ओवरऑल पिक्चर लगे कि हाँ ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिल रही हैं, वो कहाँ मिल रही हैं। द वन डेस्टिनेशन इज टॉप सोल्यूशन इज ऑनलाइन टॉपर्स, ठीक है। इसकी अलग से इमेज मैंने बना दी है ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑनलाइन टॉपर्स एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आप टॉपर्स फोरम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको सुनने के लिए। तो टॉपर्स फोरम से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। 100 क्वेश्चन हम जैसे कह रहे हैं, तो आज के 20 क्वेश्चन थे, इसके बाद अगला सेशन जल्दी ही आएगा। चलते के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।